नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी दीपेश। शो है 7 स्टार टीम इंडिया, लेकिन आज हम दोनों ने लाल कपड़े क्यों पहने हुए हैं? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप? चलिए, ये प्लान हुआ कि जो श्रीलंका गई है भारतीय टीम और T20 की वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वो किस तरह से वहां धमाका करने वाली है और किस तरह से उसके 7 खिलाड़ी यानी ये 7 स्टार्स वहां पर पहली बार मैच खेलेंगे, लेकिन पहली बार ही वो वहां पर तबाही मचाने के लिए बेकरार हैं। और तबाही शब्द मैं बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, इसी पर आज बातचीत करेंगे। और इसीलिए लाल रंग खतरे का निशान होता है। श्रीलंका के लिए जो खतरा है वो हम आगाह करने के लिए अपनी स्टूडियो से बैठे हुए हैं। 7 खिलाड़ी पहली बार खेल सकते हैं श्रीलंका में। भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है और कल रवाना हो गई थी और कल ही पहुंच भी गई थी। 27 जुलाई से 3 T20 मैच की सीरीज शुरू होगी। सभी 3 T20 मैच पल्ले कले में खेले जाने हैं। ये एक अच्छी बात है कि टीम को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, और जब टीम को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना होता है तो अगर शेड्यूल थोड़ा टाइट भी हो तो भी खिलाड़ी तरोताज़ा रहते हैं, खिलाड़ी फ्रेश रहते हैं। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं दीपेश। पूरा का पूरा यंगिस्तान है। 7 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक श्रीलंका में कभी T20 खेला ही नहीं है। और ये 7 खिलाड़ी कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी हैं जो लगातार अपनी जगह जो है वो टीम में सीमेंट करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर वो प्रयास करने को तैयार हैं। तो श्रीलंका के लिए ये लाल रंग की हमारी जो टी शर्टें हैं, ये एकदम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है डेंजर। बिल्कुल रेड अलर्ट है सर श्रीलंका के लिए। और 7 खिलाड़ी भले ही नए हैं लेकिन काफी एक्सपीरियंस लेके वहां जा रहे हैं। बेशक चाहे आप आईपीएल का एक्सपीरियंस कह लीजिए या फिर डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस कह लीजिए, कई उन्हीं 7 खिलाड़ियों में 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके आगे शायद हम बात भी करेंगे, जिन्होंने लंबे समय से क्रिकेट खेला है। 3-4 साल 5-6 साल हो चुके हैं उनको, लेकिन श्रीलंका नहीं गए हैं अभी। तो उस चीज से उतना फर्क नहीं पड़ता श्रीलंका में खेलें या कहीं खेलें, एक्सपीरियंस बहुत सारा है उनके पास। लेकिन अब जब ये यंगिस्तान जाएगी श्रीलंका, वो भी एक ऐसे टाइम पे जब सारे खिलाड़ी खुद को प्रूव करने में लगे हुए हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि कोशिश यही है जितना अच्छा करेंगे टीम में उतनी जल्दी बने रहेंगे। एक नया कोच है, जितने जल्दी उनको इंप्रेस कर लेंगे, जितना जल्दी उनके आगे एक प्रदर्शन अच्छा करके दिखा देंगे, टीम में आपके उनसे उतने ही चांसेस हैं बने रहने के। वैसे ही बहुत उथल पुथल इस वक्त मची हुई है, खिलाड़ी लगातार आ रहे हैं, खिलाड़ी लगातार जा रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करेगा और श्रीलंका के खिलाफ इससे बेटर मतलब अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती है। एक बिल्कुल औसत दर्जे की टीम भी आप इसको नहीं कह सकते, और बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टाइप के, आपको हाँ बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। परफॉर्म कर सकते हैं और वो परफॉर्मेंस काउंट होगी, क्योंकि कई बार जिम्बाब्वे, आयरलैंड ऐसी टीमों के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दिया जाता है कि छोटी टीम है कोई भी स्कोर कर देता है। लेकिन जब आप श्रीलंका जैसी टीम को अगर आप परफॉर्म करते हैं, वो भी दूसरी कंट्री में जाके, और जो लगातार हम एक बात कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी लोकेशन होगी खेलने के लिए वो या तो श्रीलंका होगी या फिर यूएई होगी। और अगर श्रीलंका होती है तो इससे बेहतरीन तैयारी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती, चाहे वो कोई यंग प्लेयर है या फिर जो टीम में कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं सर, उनके लिए भी। बिल्कुल सही बात है। और भले ही शुरुआत में जो 3 मैचेस हैं वो T20 फॉर्मेट में हैं और चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई का टूर्नामेंट है, बावजूद इसके मैं हमेशा ये कहता हूं कि ओडीआई जो है वो T20 का एक्सटेंडेड वर्जन ही है। तो एक तरीके से जो मिशन चैंपियंस ट्रॉफी है वो शुरू होने जा रहा है। आप हर एक मैच को उस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिहाज से ही लेंगे। चलिए अब 7 स्टार्स खिलाड़ियों में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर ओपनर की, यानी यशस्वी जायसवाल की, जो भारतीय टीम में बिल्कुल अपनी जगह पक्की करने में लगभग कामयाब हो चुके हैं। इस फॉर्मेट में जरूर पहली बार खेलेंगे श्रीलंका में। 2019 में उनका करियर शुरू हुआ था और 2019 के बाद से अब तक उन्होंने 20 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 643 रन हैं उनके, 162.78 की स्ट्राइक रेट है और इसके अलावा 1 शतक वो लगा चुके हैं। रिंकू सिंह एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो आईपीएल की एक तरीके से पैदाइश है। आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की पिछले कुछ सीजन्स में, उसके बाद हाउस होल्ड नेम बने, टीम में आए और अब T20 फॉर्मेट में अगर आप वर्ल्ड कप छोड़ दें जहां पर थोड़े से वो अनलकी थे, जहां इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने कि वो टीम में शामिल नहीं किए जा सके, वरना अगर आप देखें तो वो भी T20 फॉर्मेट में अपनी जगह पक्की करने के लिए बेकरार हैं। 20 मैचेस खेले हैं, 416 रन हैं, 176.27 की स्ट्राइक रेट है, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। मैं दीपेश ना यशस्वी पे बात करूंगा ना रिंकू पे बात करूंगा, मैं बात करूंगा उनके स्ट्राइक रेट पे। यशस्वी का स्ट्राइक रेट 162.78 और रिंकू का 176.27। ये जो डेंजर हम कह रहे हैं ना, अभी तो हम डेंजर ही कह रहे थे, अब मुझे लगता है उसको कैपिटल लेटर्स में लिख देना चाहिए। श्रीलंका के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं एक काम करता हूं अपना शो करने के, और थोड़ी बहुत उनको हिंदी भी आती है क्योंकि इतना टोर करते रहते हैं, शो करने के बाद इसे क्लिप भेज दूंगा कि आप लोग भी देख लीजिए, वहां अपने प्लेयर्स को दिखा दीजिए। कैपिटल डी वाला डेंजर होने वाला है ये स्ट्राइक रेट। बिल्कुल सर, और नए प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स कहने के ही हैं। अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखेंगे आईपीएल में या किसी भी जहां भी इनको मौका मिला, स्पेशली यशस्वी जायसवाल सर, अगर 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स
के बारे में इस वक्त बात हो ही रही है। यशस्वी जायसवाल इंग्लैंड के अगेंस्ट हाल ही में उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज खेली थी, पहली बार इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे। किस कदर उन्होंने रन बनाए, 800 से ज्यादा रन बनाए, एक ही सीरीज में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। उस लिस्ट में सुनील गावस्कर भी थे, विराट कोहली भी थे। सेंचुरी पे सेंचुरी ये खिलाड़ी मारे जा रहा है और उम्र आप पूछेंगे तो मात्र अभी 22-23 साल। तो कहने के लिए ये यंगस्टर हैं, कहने के लिए अभी इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस उतना नहीं है, लेकिन भाई ये पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं। और एक ऐसा यंगस्टर जो टीम में आता है तो एक शतक मारने वाले खिलाड़ी को का नंबर डाउन कर दिया जाता है। तो आप इसी से समझ लीजिए सर, भले ही यंग हैं, 22-23 साल उम्र है, करियर कोई इतना बड़ा है नहीं कि आप देखेंगे कि भाई 100 मैच खेल रखे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ऑरा इतना बड़ा है इंडियन टीम में, उनका जो पहचान है, जो उन्होंने कमा ली है डोमेस्टिक या अंडर 19 से ही हम उनको देखते आ रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप मेरे को अभी भी याद है, रवि बिश्नोई भी उस टीम का हिस्सा थे, वहां भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे यशस्वी जायसवाल, और बड़ा शानदार टूर्नामेंट उनका रहा था। अनफॉर्चुनेटली इंडियन टीम फाइनल में हार गई थी बांग्लादेश से, और वहीं से पीछे मुड़ के इस खिलाड़ी ने देखा नहीं है। फिर आप कितनी भी रणजी ट्रॉफी ले लीजिए, ईरानी ट्रॉफी का जो फाइनल था वहां डबल सेंचुरी, दोनों पारियों में सेंचुरी इन्होंने मारी थी। ये इनके करियर के कुछ मोटे मोटे स्टैट हैं जो डोमेस्टिक में इन्होंने किया है। फिर इंटरनेशनल में जो कुछ कर रहे हैं वो आप जानते हैं। आईपीएल में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इस खिलाड़ी के नाम है। और फिर रिंकू सिंह बीइंग रिंकू सिंह, चांस मिले नहीं मिले ये खिलाड़ी अपना काम करता रहता है। इस बार आईपीएल थोड़ा सा फीका रहा क्योंकि शायद गौतम गंभीर ने उस लेवल के चांसेस नहीं दिए जिस तरह से वो खेलने आते थे 4-5 नंबर पे। इस बार थोड़ा सा उन्हें डाउन किया गया, लेकिन फिर भी टी20 टीम में आ चुके हैं। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर किसी खिलाड़ी को फिनिशर माना गया है कि हाँ, फिनिशर का एक टैग इस खिलाड़ी को दिया जा सकता है, काम बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन फिनिशर किसी को अगर माना जाता है तो वो रिंकू सिंह ही हैं। स्ट्राइक रेट पे तो सर क्या ही बात करनी, लगातार आईपीएल के बीच भी और अभी भी आप ये बात लगातार कहते थे कि नेट्स में वो तैयारी भी उसी तरीके से करते हैं कि 15-20 बॉल ही अगर आई तो आई, वरना होगा तो ऐसा ही कि 10-12 बॉल मेरे को खेलने को मिलेंगी, उसमें जितने ज्यादा रन मैं स्कोर कर सकता हूं वो करूंगा। तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्राइक रेट है वो तो सर 180 के करीब रहेगा उनका। बिल्कुल दीपेश, और सबसे बड़ी बात है कि कोई चेहरे पर मैंने उनके कभी कोई तनाव नहीं देखा। मैंने रिंकू सिंह को अगर आप आखिरी ओवर में 20 रन 25 रन भी बनाने हो, आपको उनके चेहरे पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे वो नहीं दिखाई देगा। ऐसा लगे मतलब जैसे होता है ना, आप और ये आप आते ही क्रिकेट में नहीं अर्जित करते हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बार बार इस तरह की उपलब्धि कर लेते हैं, इस तरह के मैचेस अपनी टीम को फिनिश करके देते हैं, तब आपको ये एक विश्वास फैंस में जगता है। रिंकू सिंह के साथ क्या है कि रिंकू सिंह को देखते ही फैंस को लगता है नहीं रिंकू है, कर देगा। वो जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग उन्होंने अर्जित की है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका इस छोटे से करियर में। मुझे ये भी याद है कि वो जब टी20 में आए भारतीय टीम में, लगातार कई मैचेस तो ऐसे रहे जब उनको विरोधी टीम के गेंदबाज आउट ही नहीं कर पाए। इसीलिए अगर आप उनकी वहां औसत देखेंगे, स्ट्राइक रेट पर तो खैर हम बात कर ही चुके हैं, औसत भी अगर आप देखेंगे तो औसत भी शानदार है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए दीपेश कि इस वक्त 3 बहुत बड़ी जगहें खाली हुई हैं। जो आप कहते हैं ना कि बिग शूज नहीं, बहुत बड़े बिग शूज हैं, तो वो बिग शूज जो है, मतलब ये ठीक है, बार बार हमने शो पर कहा है कि आपको दूसरा विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा या दूसरा रविंद्र जडेजा नहीं मिलेगा, लेकिन उनके आसपास कौन से खिलाड़ी जा सकते हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जो उस तरह का भरोसा फैंस पे जगा सकते हैं, इसकी भी रेस कहीं ना कहीं चल रही है। चलिए मिडिल ऑर्डर में चलते हैं। मिडिल ऑर्डर में 2 बहुत ही चमकते दमकते भारतीय खिलाड़ी हैं जो अपनी किस्मत आजमाएंगे। दोनों ही आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे हैं और ये 2 खिलाड़ी हैं रियान पराग और शिवम दुबे। जो 7 खिलाड़ी पहली बार श्रीलंका में खेलने जा रहे हैं, उनमें से इन दोनों खिलाड़ियों का नाम भी शामिल कर लीजिए। रियान पराग भी श्रीलंका में कभी नहीं खेले हैं और शिवम दुबे भी श्रीलंका में नहीं खेले हैं। हालांकि एशियन सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं, लगभग एक जैसी पिच रहती है, लेकिन मौसम में जो थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, सॉइल में जो थोड़ा बहुत 19-20 रहता है, और उसके अलावा मैच अवेयरनेस वो आपको सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट खेलकर ही मिलती है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ने के बाद ही उससे निकलने का रास्ता आपको समझ में आता है, जो आप खुद से तलाशते हैं। उसको आपको कोई बताता नहीं कि यहां से आप ऐसा करिए, ऐसे शॉर्टकट लेके निकल जाइए। उस लिहाज से मिडिल ऑर्डर मजबूती देता है टीम को, और जो इन दोनों खिलाड़ियों का रोल रहेगा रियान, और दोनों को ही मेरे ख्याल से मौका भी मिलेगा। कैसा देख रहे हैं इन दोनों के लिए टूर्नामेंट, रियान और शिवम दुबे के लिए? सर रियान पराग पे तो बहुत ज्यादा नजरें हैं, मतलब जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला रहा ना, वो उनको लेकर ही ज्यादा रहा। मैं मानता हूं चांस देना जरूरी था क्योंकि आईपीएल में अच्छा स्कोर करके आए, वो मैच्योरिटी अब थोड़ी झलकती है। जैसे पहले थोड़ा बचपना दिखता था, फील्ड पे आप उनको देखेंगे थोड़ी अजीब अजीब हरकतें करते हुए, अब वो सीन नहीं है। थोड़ा एक मैच्योर्ड रियान पराग अब आप देखेंगे। और फिर आईपीएल में जो गौर फरमाने वाली बात थी वो ये थी कि बैटिंग पिचेस पे उन्होंने रन स्कोर किए, लेकिन कई बार पिचेस ऐसी थी जब थोड़ा फंसा हुआ गेम था, वहां से निकाल के देना था। वो काम उन्होंने बड़े बखूबी अंदाज में किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ फेल रहे, उसके बाद एक और चांस दिया गया, और सीधी सी बात है आप कैपिटलाइज करना होगा, क्योंकि जैसा सर कहते हैं कि आप ए प्लान में जरूर आ गए हैं, आप आ गए हैं, आप टीम का हिस्सा हैं। बहुत अच्छी
बात है कि आपको चांस मिल गया, लेकिन जो बी और सी टीम में बैठे हुए हैं उन्होंने भी इतने बड़े बड़े कारनामे करे हैं कि वो आपकी जगह लेने के लिए तैयार एकदम बैठे हुए हैं। तो अब गलती की कोई यहां से गुंजाइश है नहीं। मतलब आप जो भी अब कुछ आपने सीखा है, ये 3 T20 मैच आपको दिए गए हैं, यहां परफॉर्म करना ही होगा, वरना ये भूलने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि ऋतुराज गायकवाड़ पीछे वेट कर रहे हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीछे इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। सेम गोस फॉर शिवम दुबे। सर, एक बड़ी चर्चा हुई थी उस दिन जब हम दोनों ही थे शो में। आपने कहा था कि भाई एक ऑलराउंडर बनने में अभी उनको समय लगेगा क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है नेट्स में। हम हार्दिक पांड्या को वो करते हुए देखते हैं, या बड़े बड़े ऑलराउंडर्स आए उनसे तुलना की गई थी, लेकिन स्टिल अभी भी शिवम दुबे को जो देखा जाता है वो एक फिनिशर के तौर पर ही देखा जाता है, एक बल्लेबाज के तौर पर ज्यादा देखा जाता है। वो भी तब जब स्पिन गेंदबाज आएंगे तो अटैक करने के लिए शिवम दुबे को भेज दीजिए, वो करके आपको काम दे देंगे। इस इमेज को थोड़ा सा ठीक करना होगा, सीधी सी बात है। गेंदबाजी आपको श्रीलंका दौरे पे अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, और मिलती है तो वहां अच्छा प्रदर्शन आपको करके दिखाना होगा, बताना होगा कि भाई मैं भी एक बतौर ऑलराउंडर खेल सकता हूं। सिर्फ ये नहीं कि स्पिनर आए तो हाँ मैंने 2-4 बल्ले चला दिए, 3-4 छक्के मार दिए। इस तरह से आप इंडियन टीम में बहुत दिन तक स्टे नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन भी ना, आप कितना भी सर कह लीजिए, बड़े मेजर टूर्नामेंट्स की जब बात आएगी तो उनका कॉम्पिटिशन सीधे तौर पर रिंकू सिंह से है, और बल्लेबाजी में तो रिंकू सिंह को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट अपनी जो स्किल्स हैं उनमें डालना होगा, और वो बाजी है। बिल्कुल। बायोलॉजी पढ़ते थे हम लोग 10th में, तो चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत था, और उस सिद्धांत का नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में यह बताया गया कि साहब जो जिराफ पेड़ में जब पत्तियां ऊपर जाने लगी तो जिन जिराफों ने प्रयास किया और अपने मुंह को उठाया, थोड़ा सा अपने पैरों को उठाया, वो स्पीसीज तो बच गई, वो प्रजाति तो बच गई, लेकिन जो थोड़ा काहिल किस्म के थे, आलसी थे, उनको लगा कि शायद पत्तियां नीचे आएंगी, वो बची नहीं। तो आप क्रिकेट पे अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लगाएंगे ना, शिवम दुबे को वो करना पड़ेगा। अगर आपको खेल सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट में नंबर 1 बल्लेबाज इसलिए नहीं है कि उनको गिने हुए कुछ 20 शॉट आते हैं। अगर वो 20 शॉट ही आते होते तो आज जिस तरह से क्रिकेट तरक्की कर गया है, टेक्निक जिस तरह से आ चुकी है, वो 20 के 20 शॉट के जो वीडियोस है ना, विरोधी टीम के बॉलर्स, विरोधी टीम के स्टैटिस्टिशियंस ले जाके दे देते, ये देखिए ये है, ऐसे करना है, यहां पर आप इनको पकड़ सकते हैं। यहां पर अगर आप 4 फील्डर लगा दें तो यहां 2 लगा दें, यहां ये कर दें, हो जाता काम खत्म। लेकिन वो लगातार अपने आप को इनोवेट करते हैं, वो लगातार अपने आप को अपग्रेड करते हैं। शिवम दुबे को भी मुझे लगता है कि वो अब उस जगह तक तो आ चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के एरेना में आ चुके हैं। अब उनको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारी जगह, जो आप जैसा आप भी कह रहे थे, भी हर जगह पर जो फाइट है, जो कंपटीशन है, वो बहुत तगड़ा है। हर जगह के 3-3, 4-4 दावेदार द्रविड़ साहब देकर गए हुए हैं, और इसलिए आप अपनी जगह को कॉम्प्लेसेंट ना हो, आप अपनी जगह को कतई ये ना सोचें कि ये जगह तो मेरी तय है। चलिए अब गेंदबाजी डिपार्टमेंट की तरफ थोड़ा शिफ्ट होते हैं और वहां बात कर लेते हैं अर्शदीप और रवि बिश्नोई की। दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें भारतीय टीम अपना भविष्य देखती है, कम से कम छोटे फॉर्मेट में तो भविष्य देखती ही देखती है। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको एक वेरिएशन के लिहाज से ज्यादा मौके मिल जाते हैं। और रवि बिश्नोई को यह कहा जा रहा है कि रवि बिश्नोई इसलिए बहुत ही शानदार स्पिनर है क्योंकि स्पिनर का जो पहला इंटेंट होना चाहिए कि वो विकेट लेने के लिए जाएगा, आक्रामक होगा, वो उनके अंदर है। अर्शदीप सिंह का T20 करियर 2022 में शुरू हुआ था, रवि बिश्नोई का भी 2022 में ही शुरू हुआ था, यानी लगभग 2 साल T20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 52 T20 मैचेस खेले हैं अर्शदीप सिंह ने, 79 विकेट्स हैं उनके। और वहीं अगर आप रवि बिश्नोई की बात करेंगे तो 29 T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 42 विकेट वो भी ले चुके हैं। दीपेश, मेरे ख्याल से यही यूएसपी है इन दोनों की। अगर आप छोटे फॉर्मेट में बात करें, अर्शदीप आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपकी गेंदबाजी में एक वेरिएशन आता है, वरना एक ही तरह के गेंदबाज दाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। और रवि बिश्नोई वो जो कहते हैं ना क्रिकेट में कि कलेजा चाहिए भाई, स्पिनर अगर आपको बनना है और कामयाब बनना है, आप दीजिए गेंदबाज, आप दीजिए बल्लेबाज को मौका कि वो मारे शॉट। आपको कितने शॉट मार लेगा, एक ओवर में 2 छक्के मारेगा, अल्टीमेटली विकेट लेने का मौका तो एक ही गेंद पे चाहिए होता है ना, और वो मैं निकाल के अपने कप्तान को दूंगा। बिल्कुल सर, और अर्शदीप सिंह ना थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में ये खिलाड़ी लेजेंड है, मैं मानता हूं। 2 साल का करियर, उसमें कितना कुछ हो गया 2-3 साल में। आप ये देखिए 2021 का वो एशिया कप का मैच याद कीजिए, जो एक कैच छूटा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस मैच में किस तरह की बातें उनको लेके हुई थी सोशल मीडिया पे, जिस तरह की बातें आजकल हम देखने को मिलती हैं। टारगेट किया गया उनको लगातार, उसके बावजूद भी उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, उस चीज से खुद को उठा के लेके आए। T20 वर्ल्ड कप में जब 2022 में जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे थे तो लीड कर रहे थे, मोहम्मद शमी के ऊपर लीड कर रहे थे अर्शदीप सिंह, क्योंकि छोटे फॉर्मेट की समझ उनको ज्यादा है। आप कितना भी विराट कोहली, रोहित शर्मा को लेजेंड मान लीजिए, लेकिन जब आप T20 फॉर्मेट की बात करेंगे तो वहां सूर्य कुमार यादव
यादव आपको थोड़ा सा अपर हैंड देते हैं। सेम गोज फॉर अर्शदीप सिंह, छोटे फॉर्मेट का एक गेंदबाज एकदम कमाल का है, आईपीएल में खुद को दिखाना, फिर उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी तक बहुत अच्छी बात है, फेल कतई नहीं हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज वो बनते हैं, भारत के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट वो हासिल करते हैं। और बुमराह के साथ साथ अपने आप को इस फॉर्मेट में एटलीस्ट सेटल कर लिया है पूरी तरीके से। हाँ कि भाई अब मेरे बिना टीम थोड़ी अधूरी नजर आती है, मैं एक लेफ्ट आर्म वेरिएशन देता हूं। देखने वाली बात सर ये है कि हर इनिंग का सबसे पहला ओवर वही डालते हैं, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कहीं ना कहीं कि भाई टीम में कितने भी लेजेंडरी बॉलर हों, लेकिन जब बात आती है विकेट टेकिंग एबिलिटी की, चाहे आप फाइनल की बात कर लीजिए, वो एडन मार्करम का विकेट में तो एक एक चीज मैच की खैर चिपकी हुई है दिमाग में भूलने वाली बात नहीं है। एंड सेम गोज फॉर रवि बिश्नोई, छोटे से करियर की बात इनकी भी है, यशस्वी जायसवाल की उसी टीम में ये भी खेल रहे थे, अंडर 19 वाली जिसकी बात मैं अभी कर रहा था, वहां से अपने आप को आईपीएल के पूरे सिनारियो में लेके आना, वहां एक मेन विकेट टेकर बनना, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में भाई वहां के मेन बॉलर बनना, फिर टीम इंडिया में आके युजवेंद्र चहल जैसे दिग्गज को रिप्लेस करना, जो कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है सर कि कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स उनमें ऐसी हैं जो उनके 40-42 विकेट के बावजूद भी उन्हें युजवेंद्र चहल के ऊपर कंसीडर किया जाता है। और यही स्किल्स हैं सर, जिगरा है, भले ही यंग है, ऊपर गेंद डालते हैं भाई, मारने जाओ। और एक लेग स्पिनर का काम क्या होता है, या तो आपके पास कुलदीप यादव जैसी स्किल्स हो कि भाई नहीं भी मारने जाओगे तो मैं आपको ऐसे फंसा लूंगा, लेकिन अगर आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर हैं तो सीधी सीधी बात है, आपको जिगरा दिखाना होगा, ऊपर गेंद डालनी होगी। उस चीज में वो पास हो चुके हैं और श्रीलंका उसी जर्नी की जो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो 2026 की जो हम बात करते हैं उसी में एक स्टेप है रवि बिश्नोई के लिए। बिल्कुल, और युवा खिलाड़ी हैं, आप इनमें आराम से अगले 1 दशक तक की क्रिकेट देख सकते हैं। और जब टीम का थिंक टैंक हम कहते हैं ना, जिसमें कोच हो गए, जिसमें कप्तान हो गए, जिसमें सीनियर प्लेयर्स हो गए, उनका एक काम ये भी होता है कि वो अपने टीम के साथ साथ जो टैलेंट चल रहा है ना, उसको नर्चर करें, उसको स्काउट करें, उसको पकड़ें, उसको ढूंढें, उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए विश्वास खुद में भी जगाएं और मैनेजमेंट में भी जगाएं। और ये काम पिछले कुछ समय में, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था राहुल द्रविड़ साहब के रहते हुए, बहुत अच्छी तरह हुआ, जहां पर मतलब किसी भी खिलाड़ी को हतोत्साहित नहीं होने दिया गया, तब जबकि उसे लग रहा हो कि उसकी टीम में जगह बनती है, और अगर उसे जगह ना मिली हो तो ये सिनेरियो हो, और चाहे फिर उसको जगह मिली हो, प्लेइंग 11 में मौका ना मिला हो, वो सिनेरियो हो, हर सिनेरियो में खिलाड़ियों को पॉजिटिव रखने का काम हुआ है, और उसमें कोई किसी को दो राय नहीं है। वरना 6 साल हो गए, अब जो अगले खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं, उनका T20 करियर दीपेश 6 साल हो गया है श्रीलंका में, लेकिन पहली बार खेलेंगे, तो ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। लेकिन वही चीज़ है कि किसी खिलाड़ी को कभी इस तरह की चीज़ों से कोई शिकायत नहीं रही है। कौन है वो खिलाड़ी, बताते हैं आपको, जरा ग्राफिक्स डालिए भाई। 2018 में डेब्यू किया था खलील अहमद ने, फास्ट बॉलर है ये भी, T20 डेब्यू किए हुए 6 साल हो गए, लेकिन 6 साल में अब तक सिर्फ 17 T20 मैच खेलने का मौका मिला। यही एक वजह भी है शायद कि उनको श्रीलंका में खेलने का मौका नहीं मिला है। 6 साल के इंतजार के बाद श्रीलंका में खेल सकते हैं। 17 T20 मैचेस अभी तक खेले हैं खलील अहमद ने, और 16 विकेट उन्होंने लिए हैं। ये भी दीपेश वही बात है कि प्लान ए में है, परफॉर्म करेंगे तो प्लान ए में बने रहेंगे, नहीं तो प्लान बी से कोई ना कोई खिलाड़ी फटाक से इनको रिप्लेस कर देगा। बिल्कुल सर, और देखने वाली बात यह कि जिम्बाब्वे दौरे पे जो गेंदबाज गए थे, चाहे आप मुकेश कुमार की बात कर लीजिए, आवेश खान की बात कर लीजिए, सबको ड्रॉप किया गया टीम से और खलील अहमद को लिया गया। मैं मानता हूं कि इसके पीछे सीधी सी वजह यही है कि वो एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं, एक एक्स्ट्रा स्किल देते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर का एडवांटेज होता है, क्योंकि कई बार लेफ्ट आर्म पेसर्स को ना पिच से जरूरत नहीं होती कि सीम होगी गेंद या स्विंग होने, लेफ्ट आर्म पेसर का नेचुरली बॉल बड़ी अच्छी तरीके से अंदर आता है, और ये क्वालिटी शायद खलील अहमद के पास है, अच्छी खासी स्पीड से डालते हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है, कहने को 6 साल का इंटरनेशनल करियर है, लेकिन सिर्फ 16-17 मैच खेलने को मिले। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी रही है। पहली बार श्रीलंका जा रहे हैं, श्रीलंका तो भाई जयदेव उनाडकट भी खेल चुके, वो भी एक लेफ्ट आर्म सीमर ही है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पीछे रह गए सर, ये मैं इस रेस में मानता हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी की बड़ी कमी है। एक मैच अच्छा होगा, हो जाएगा, उसके बाद लगातार फिर मार खाएंगे, फिर टीम से बाहर हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे, इस तरह नहीं चलता है। इंडियन टीम में ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता, और वो भी एक ऐसे कोच के अंडर जो भाई जिनको सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है। राहुल द्रविड़ फिर भी थोड़े से इमोशनल आदमी हैं, कई बार 2-4 चीजें कर जाते हैं, लेकिन गौतम गंभीर के साथ ऐसा नहीं होगा, सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करेगी। और खलील अहमद के लिए सर अपॉर्चुनिटी भी है, और थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी, मैं ये भी मानता हूं कि अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन एक थोड़ा सा इतना भी है कि हाँ भाई आखिरी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि उतना टीम में आते जाते रहते हैं, एक आईपीएल में अच्छा करते हैं, फिर दूसरे में उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाते हैं। वहीं अगर आप दूसरे एंड पे देखेंगे अर्शदीप सिंह को, 3 साल का सिर्फ करियर है, लगातार आईपीएल में अपनी टीम के मेन बॉलर बने हुए हैं, टीम इंडिया में बुमराह नहीं होते हैं तो T20 फॉर्मेट में लीड करते हैं। इस तरह थोड़ा सा इनको अपनी पहचान बनानी होगी, अपनी अहमियत समझानी होगी कि क्यों मेरी भी टीम को जरूरत है।
बिल्कुल, यानी एक्सपोजर मिला है तो आप एक्सपोज भी होंगे। एक्सपोजर मिला है तो वो पॉजिटिव भी जा सकता है, आपके पक्ष में भी जा सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं गया तो वही जो शब्द है जो एक्सपोजर से ही निकलता है, यानी एक्सपोज होंगे आप। और अगर आप एक्सपोज होंगे तो फिर आपका विकल्प कहीं ना कहीं यहीं प्लान बी में मौजूद है, कहीं बहुत दूर नहीं जाना है। कोई ऐसा नहीं कि कहीं खोज पर निकलना है, अभी खोज कर रखे हुए हैं हमने प्लान बी, प्लान सी तक तैयार है अभी टीम इंडिया का। तो इस लिहाज से हर खिलाड़ी को जो अभी एक तरीके से कंफर्म नहीं है जिसकी जगह अभी इस टीम में, उसको जब भी मौका मिले उस मौके को दोनों हाथ से लपकना होगा, उसको भुनाना होगा। चलिए, श्रीलंका दौरे की बात चल रही है। श्रीलंका में ही वुमेन्स एशिया कप भी चल रहा है और वहां पर आज भारतीय टीम का मैच है। हालांकि मैच अपेक्षाकृत कमजोर नेपाल की टीम से है। भारतीय टीम पहले दोनों मैचेस अपनी जीत चुकी है। अपने पूल में भारतीय टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है। शुरुआत हुई थी पाकिस्तान को हराकर और आज जो है अब नेपाल से एक मुकाबला है। इस मुकाबले को जीतने के साथ ही साथ भारतीय टीम के अगले राउंड में पहुंचने का जो सफर है वो भी पूरा हो जाएगा। यूएई को भारत ने हराया था 78 रन से और उससे दूसरा मुकाबला यूएई से था। पहला मुकाबला जो पाकिस्तान से था वहां भी भारतीय टीम ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। हम प्रयास हमेशा यही करते हैं वैसे दीपेश कि स्पोर्ट्स 9 पे ना हम वुमेन्स क्रिकेट पर भी उतनी ही बातचीत करें, उसको भी अपडेट रखें, क्योंकि वहां पर भी देखिए 7 विकेट से हराया पाकिस्तान को। कोई ऐसा नहीं कि मतलब कन्विंसिंग जीत ना रही हो। और एक तरीके से आप देखिए तो ये इन लड़कियों ने हमें मजबूर भी किया है कि आप हमारी परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अब कोई भी मीडिया हो या कोई भी प्रिंट हो या कुछ भी हो, आपको दिखाई देगा वहां पर, आपको वो नाम अब दिखने लगे हैं, चाहे वो हरमनप्रीत हो, चाहे स्मृति हो, चाहे पूजा हो, वो नाम अब आपको वापस दिखने लगे। और यही शायद महिला क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा हौसला अफजाई की बात भी है। और आज का मुकाबला तो जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि भारतीय महिला टीम के लिए आज का मुकाबला महज एक औपचारिकता जैसा है। बिल्कुल सर, आप ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अब इतनी सारी प्लेयर्स हो चुकी हैं कि आप ना नाम गिन सकते हैं कि ये ऐसे टैलेंट है। एक समय ये भी हुआ करता था जब मैं बड़ा छोटा था, अखबार में 2 ही नाम पढ़ने को आते थे, मिथाली राज या झूलन गोस्वामी। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े नाम इनके सुनने को नहीं आते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप ऊपर से ही बात करनी शुरू करेंगे, चाहे शफाली वर्मा है, स्मृति मांदना है, हरमनप्रीत कौर है, या फिर जेमिमा रोड्रिग्स हैं, और भी ऋचा घोष हैं, बिल्कुल एकदम T20 क्रिकेट की परिभाषा बदल दी है इन लड़कियों ने। जैसे कि सर ने अभी बात बताया, अभी ऋचा घोष, आज की डेट में आप मेंस क्रिकेट में बल्लेबाजों को स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते नहीं देखेंगे जैसा कि वो करते हैं, 22 गेंदों में 50 मार देना, और ये अपने आप में दिखाता है। और जो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो सर जीत की बात हो रही है, बड़ा 3 विकेट भी ना पता नहीं किस तरीके से गिर गए। हाँ, ये जो आंकड़े जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 29 गेंदों पे 64 रन। अभी रिंकू सिंह के स्ट्राइक रेट की बात करके हम हटेंगे, 220 का स्ट्राइक रेट विमेन क्रिकेट में। तो आप इससे सर अंदाजा लगाइए किस लेवल की ये हिटर हैं। और आरसीबी को पहला खिताब जिताने में सबसे बड़ा योगदान रहा है इनका लीज पेरी के साथ। तो आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि सर एक ऐसा काम जो विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, फाफ डू प्लेसी जैसे खिलाड़ी नहीं कर पाए, वो इन्हीं लड़कियों ने कर दिया। तो सर बिल्कुल चर्चा तो होगी। और रही बात उस पाकिस्तान के मैच की, 3 विकेट तो गिर गई थी। एक समय 10 विकेट से वो मैच बड़ी आसानी से हम जीत रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में जल्दी खत्म करने के चक्कर में वो 3 विकेटें गिर गई। लेकिन हेड्स ऑफ टू आवर इंडियन टीम, आवर इंडियन वुमेन्स टीम, बड़ा शानदार परफॉर्मेंस उनका है। और आपने तो सर नेपाल वाले मैच को ही औपचारिकता बताया। मैं मानता हूं कि एशिया कप इस टीम के लिए औपचारिकता है, जिस तरह का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में रहा है, क्योंकि कंपटीशन आप उतना नहीं देखेंगे एशियन टीम्स का, तो एटलीस्ट नहीं। वो पाकिस्तान का थोड़ा हाइप जरूर बन जाता है कि नहीं हमारे आर्च राइवल है, उनको हरा के बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन मैं नहीं मानता। अभी तक तो मैंने कोई ऐसी कन्विंसिंग जीत देखी नहीं है पाकिस्तानी टीम की इंडियन टीम के ऊपर कि हाँ बात करने को ये हो कि भाई इंडिया के ऊपर वो डोमिनेट करते हैं। मेंस टीम फिर भी थोड़ा बहुत गेम खेल लेती है, लेकिन विमेंस में कोई किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं है। और रही बात नेपाल के मैच की, बिल्कुल इसकी भी हम पूरी कवरेज करेंगे, इसका लेकर भी आपके सामने आएंगे जब ये मैच खत्म होगा, पूरी अपडेट देंगे आपको। लेकिन स्टिल सर ने जैसा कि कहा, एक औपचारिकता, एक मैच और जीतेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, वहां के बाद फिर फाइनल खेलेंगे और ट्रॉफी उठाएंगे। 7 बार हमने एक खिताब जीता ही है। और ऋचा घोष ने तो आखिरी 5 गेंदों पे लगातार 5 चौके भी मारे थे। अरे वो 5 छक्के मारने की कैपेबिलिटी रखती है। चलिए, तो जब मैं तो चलिए एक मैच को औपचारिकता बता रहा हूँ, दीपेश जो है वो पूरे टूर्नामेंट को ही औपचारिकता बता रहे हैं भारतीय टीम को। ये क्रेडिबिलिटी है, ये क्रेडिबिलिटी, ये विश्वास इस टीम ने अर्जित किया है। ये कोई किसी ने उसको गिफ्ट में नहीं दिया है कि आप टूर्नामेंट में जाएंगे और हम मान लेंगे कि आप ही जीतेंगे, ऐसा नहीं है। ये इस टीम की परफॉर्मेंस है। और तारीफ बीसीसीआई की भी करनी होगी दीपेश, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चाहे मैच फीस का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, बीसीसीआई ने भी लगातार वुमेन्स क्रिकेट की दिशा में बहुत सराहनीय काम किया है, बहुत सपोर्ट किया है। और वही सपोर्ट इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में दिखता है कि आज हम स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि ये मैच महज एक औपचारिकता है। जबकि T20 के फॉर्मेट में हम इसी स्टूडियो से कितनी बार ये भी कह चुके हैं कि साहब 20 ओवर का मैच तो ना किसी भी टीम के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन आप अपने विरोधियों से
जब बहुत आगे चल रहे हो तब शायद ये भरोसा अर्जित करते हैं आप कि आप हार नहीं सकते। क्रिकेट है, अनिश्चितता होती है उसमें, लेकिन हमारी शुभकामनाएं टीम के साथ हैं। जैसा अभी से ही दीपेश ने कह दिया कि ट्रॉफी जीत के आने वाली है, रहेगी हमारी मैच पर भी नजर। उस मैच पर भी जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको जरूर देंगे। लेकिन फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, क्योंकि हम लगातार आप तक 24/7 इस तरह की कवरेज पहुंचाते रहेंगे।